प्रिय मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ड्राफ्ट ए करेक्ट चार्जशीट। सही आरोप पत्र कैसे तैयार करें। यह आज कॉरपोरेट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा विषय बन गया है और बहुत सारे लोग चार्जशीट तैयार करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से बाद में चार्जशीट या आरोप पत्र को सही साबित करना मुश्किल हो जाता है। और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कई बार यह प्रश्न बड़ा दीगर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई बार तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सबको यह जानना आवश्यक है कि एक सही आरोप पत्र कैसे तैयार करें। उसके लिए मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। व्हाट इज चार्जशीट? आरोप पत्र है क्या? आरोप पत्र एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी कर्मकार पर, किसी भी वर्कर पर, किसी भी एम्प्लॉय पर कुछ एलिगेशन लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि एलिगेशन होना आवश्यक है। नंबर 2, कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉय। यह मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉय को एक रिटन कम्युनिकेशन होता है कि आपने ये मिसकंडक्ट किए हैं या एक्ट किया है, अनडिजायरेबल एक्ट किया है या और गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम आपको यह चार्जशीट दे रहे हैं। तीसरा है लॉ ब्रेकिंग एंड नॉट एक्सेप्टेबल एक्ट्स एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट एज एप्लीकेबल। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए हर स्टेट ने अपने मॉडल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट तैयार किया हुआ है। कुछ अच्छी कंपनियां या प्रोफेशनल या यूं कहिए जो बहुत एडवांस मैनेजमेंट हैं वो अपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रखते हैं, क्योंकि हर उद्योग में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो वह स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कराकर उससे अपनी समस्याओं को निदान पाने की और एक अच्छी कल्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो चार्जशीट में इन 3 चीजों का होना, समावेश होना आवश्यक। इसका उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्जशीट इज टू हाईलाइट एंड एड्रेस द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द एम्प्लॉय and demanding to submit an application in his or her defense to present it to be the management of the organization। इसका उद्देश्य यह है कि जो एम्प्लॉय ने गलत काम किया है, मिसकंडक्ट किया है, एक्ट या ओमिशन किया है, उसको अपॉर्चुनिटी देना ताकि वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सके और उसके बाद उसको मैनेजमेंट के सामने रखकर उस पर उचित निर्णय लिया जा सके। तो यह उसका उद्देश्य है। आइए बात करते हैं कि ये चार्जशीट कब दी जाती है। ऐसे कौन कौन से मिसकंडक्ट हैं या एक्ट हैं या ओमिशंस हैं या प्रोसेस के नॉन कंप्लायंस है, उनमें से मैंने कुछ उदाहरण छांटे हैं। और इसके अलावा आपके अपॉइंटमेंट लेटर में और बहुत सारे हो सकते हैं, या जो आप अपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं उनमें बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली आज सभी जगह पाए जाते हैं और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इनको या तो अपने अपॉइंटमेंट लेटर में, और जहां अपॉइंटमेंट लेटर ठीक से ड्राफ्ट नहीं होता तो उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में इन चीजों को रखते हैं। नंबर 1 है थेफ्ट, फ्रॉड ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। नंबर 2 है एब्सेंट फ्रॉम हिज और हर ड्यूटीज if she or he is not performing well। Next, sabotage or malpractices। नंबर 4, सेक्सुअल हरासमेंट। 2013 के बाद इसको जोड़ा जाने लगा और यह एक इम्पोर्टेंट है। आज इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हो रहा है। नंबर 5 है मिसबिहेव विद सीनियर्स, peers and other employees। नंबर 6 है नॉट फॉलोइंग द SOPs। जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, कुछ लोग उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से या तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है या जो हमारी सर्विस है या जो हमारे प्रोडक्ट है
उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती है, इसीलिए एसओपी का पालन किया जाना और प्रोडक्ट या सर्विसेज में कंसिस्टेंसी लाना आवश्यक है, इसीलिए एसओपी का पालन किया जाना आवश्यक है। नंबर 7 है एक्सेप्टिंग ब्राइब फ्रॉम एनी स्टेक होल्डर। आज कॉमर्शियल सर्विसेज में बहुत सारे लोग ब्राइब में लिप्त पाए जाते हैं। नंबर 8 है साइबर क्राइम। आज क्योंकि डिजिटल एरा है तो कहीं भी कोई भी किसी तरह का आप साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में कर देते हैं तो आपको चार्जशीट मिल सकती है या मैनेजमेंट किसी अपने एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू कर सकता है। नंबर 9 है पासिंग इंफॉर्मेशन विदाउट फॉर्मल अप्रूवल। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में पर्टिकुलरली ड्रग एंड कॉस्मेटिक में या जो फैशन डिजाइनिंग है, जहां उनका अपना पेटेंट और कॉपीराइट अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पर रहता है, वहां उनके कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। यदि कोई उन्हें या उनसे संबंधित प्रक्रियाओं में जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उन्हें बिना प्रॉपर अप्रूवल के किसी को पास करता है तो वह भी एक आरोप पत्र का कारण बनता है। नंबर 10 है एब्यूज ऑफ पावर। कुछ लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। बहुत सारे सीनियर्स इसीलिए निकाले जाते हैं कि दे अब्यूज देयर पावर। नंबर 11 हेल्थ एंड सेफ्टी ब्रीचेज। आज ऑर्गेनाइजेशन में एक भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट एक्सेप्ट करना लगभग असंभव सा हो गया है, क्योंकि एक तो एम्प्लॉय की या ट्रेड यूनियंस की जानकारी इतनी बढ़ गई है, दूसरी गवर्नमेंट मशीनरी इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि वो सीधे सीधे ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की बात करती है। इसीलिए हेल्थ एंड सेफ्टी ब्रीचेज को अलाउ नहीं किया जाता, उसके लिए भी आपको चार्जशीट देने की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर 12 है गुड्स एंड प्रॉपर्टी डैमेज। जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है या सर्विसेज हो रही हैं या कंपनी की इक्विपमेंट हैं, उनको आप किसी तरह से डैमेज करते हैं या वर्क इन प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करते हैं या डैमेज करते हैं तो भी मैनेजमेंट चार्जशीट इशू कर सकती है। नंबर 13 है ड्रग और एल्कोहल यूज। आप ड्यूटी पर जब आते हैं तो ड्रग या एल्कोहल का यूज करते हैं, जिससे इंसिडेंट एक्सीडेंट या कंपनी की क्वालिटी या सर्विसेज की क्वालिटी गिरने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 14 है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या दो एम्प्लॉय के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया, तब भी आरोप पत्र दिया जा सकता है। नंबर 15 है इनसबऑर्डिनेशन। आप अपने सीनियर्स की बातें नहीं मानते। नंबर 16 है फाइटिंग और वायलेंस ऑन शॉप फ्लोर। नंबर 17 है टेकिंग क्रेडिट्स ऑफ अदर्स वर्क। बहुत सारे लोग आज की डेट में, क्योंकि कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो लोग खुद मेहनत कम करते हैं, दूसरे के वर्क के, मैक्सिमम लोग अपने जूनियर्स के वर्क का सीनियर लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट लेते हैं। तो यह भी एक चार्जशीट का एक प्रमुख रीजन आज की डेट में बनता जा रहा है। नंबर 18 है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जो चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियल हैं उनका ब्रीच करना, उनको ओपन करना, ट्रेड सीक्रेट को बाहर करना, ड्राइंग्स को या अप्रूवल्स को बाहर भेजना। नंबर 19 है नॉन वैल्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वैल्यू सिस्टम है, कुछ कोर वैल्यू जो हैं उनको यदि कोई एम्प्लॉय फॉलो ठीक से नहीं करता है, उनको वायलेट करता है, उनकी वैल्यू नहीं करता है, तो भी आरोप पत्र दिया जा सकता है। नंबर 20 अल्टीरियर मोटिव्स के साथ काम करना। ये कुछ उदाहरण है, इसके अतिरिक्त और बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है जिनके लिए आरोप पत्र दिया जा सकता है, लेकिन या तो ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे होने चाहिए या आपके कोड ऑफ कंडक्ट में साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए या आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में इनका हवाला होना आवश्यक है। यदि इन तीनों में नहीं है तो फिर आप उसके लिए चार्जशीट देने से पहले कई बार सोचें। नंबर है मेन फैक्टर्स। जब आप चार्जशीट तैयार करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बाद में समस्याएं खड़ी होती हैं। सबसे पहला है मेंशन द करेक्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एड्रेस। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक एक नाम के बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो इसीलिए आप उसका नाम भी ठीक से लिखें,
उसका एम्प्लॉय कोड नंबर जो एक ही होगा, जो बदलना जिसे वो भी लिखें, और उसका घर पर यदि वह एब्सेंट चल रहा है या एब्सकॉन्ड है तो उसका एड्रेस प्रॉपर लिखा जाना आवश्यक है। नंबर 2 है घटना की तारीख, घटना का समय और घटना का स्थान क्लियरली मेंशन होना आवश्यक है, नहीं तो आपकी चार्जशीट वेग हो जाएगी। नंबर 3 है ब्रीफ ऑफ इंसिडेंट नॉट टू बी वेग। जो इंसिडेंट शॉप फ्लोर पर या आपके सर्विस फ्लोर पर हुआ है उसका ब्रीफ हवाला देना आवश्यक है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किन किन के साथ हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आने वाला है, यह सब ब्रीफ में होना आवश्यक है। नंबर 4 है रिलीवेंट क्लॉज ऑफ द अप्रूव्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी और अपॉइंटमेंट लेटर। जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपके या तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स की क्लॉज या अपॉइंटमेंट लेटर की क्लॉज को मेंशन करना चार्जशीट में आवश्यक है। नंबर 5 है क्लैरिटी ऑफ मिसकंडक्ट एक्ट और ओमिशन एज मेंशन्ड एंड मेंशन ओनली चार्जेस which can be proved correctly during inquiry। आप केवल उन मिसकंडक्ट को ही लिखें जो इंक्वायरी में प्रूव किया जा सकते हैं, चाहे शॉप फ्लोर की लॉग बुक हो, लेजर्स हो या और कोई रिकॉर्ड हो या आपके प्रोसेस मैनुअल्स हो या आपका वह मिसकंडक्ट के लिए कोई विटनेस आपके पास हो, चाहे वो पर्सन हो, डॉक्यूमेंट हो, फोटोग्राफ्स हो। जिन चीजों को आप प्रूव कर सकते हैं उन्हीं के क्लैरिटी के साथ मेंशन करना आवश्यक है। नंबर 6 पर है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट। आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत या अपॉइंटमेंट लेटर की क्लॉज के तहत उसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर, उस एम्प्लॉय पर, उस कर्मचारी पर, उस वर्कर पर क्या पड़ेगा वह भी लिखा जाना आवश्यक है। नंबर 7 चार्जशीट हमेशा लोकल लैंग्वेज में हो, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय कम पढ़े लिखे या केवल हिंदी भाषी या जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, साउथ में उनकी तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, पंजाब में पंजाबी, तो जहां जिसकी जो भाषा है वह उस भाषा में होना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है रीजनेबल टाइम टू रिप्लाई, क्योंकि उसमें आप उससे उसका आंसर मांगते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, तो वह जो रिप्लाई देगा उसका एक रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना आवश्यक है। नंबर 9 है साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनली। ये एक बड़ी गलतियां लोग करते हैं कि चार्जशीट को या तो सेक्शनल हेड या डिपार्टमेंटल हेड साइन कर देते हैं। चार्जशीट एक्चुअली वही साइन कर सकता है जिसको अपॉइंटिंग पावर्स है या जो कंपनी ने इस काम के लिए नियुक्त किया हुआ है। तो चार्जशीट हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा साइन की हुई होनी आवश्यक है। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में कई बार चार्जशीट को विशिएट होते देखा है, क्योंकि वह गलत आदमी ने साइन कर दिया है। नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मस्ट बी सर्व्ड प्रॉपरली इन टाइम। चार्जशीट तैयार हो जाने के बाद एक तो प्रॉपरली उसको सर्व की जाए कि उसकी एक कॉपी दे करके दूसरी पर साइन कराए जाए, दूसरा टाइम पर दी जाए। ऐसा नहीं एक्ट, ओमिशन या मिसकंडक्ट आज हुआ, चार्जशीट आप 6 महीने बाद दे रहे हैं। मैक्सिमम 2 दिन में, 3 दिन में चार्जशीट मिल जानी चाहिए, या शोकॉज आपने दिया है तो शोकॉज के आंसर रिसीव होने के बाद, लेकिन इसमें अवधि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये कुछ सावधानी है जिनको आप चार्जशीट ड्राफ्ट करते वक्त, आरोप पत्र तैयार करते वक्त ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका आरोप पत्र गलत सिद्ध नहीं होगा और आप अपने चार्जेज को, आरोपों को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सही सिद्ध कर पाकर सही निर्णय ले सकते हैं।